दोस्तों, आज से 20-25 साल बाद ये माना जाता है कि जो श्रीलंका है, जो मालदीव्स है, ये जो देश है वो बचेंगे नहीं, ये पानी तरह से बुरी तरह से डूब जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि भारत के जो कुछ कोस्टल इलाके हैं वो भी पानी से पूरी तरह से डूब जाएंगे। इसका कारण है बर्फ का पिघलना, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि हम आजकल की घटनाएं देखते हैं कि बिन मौसम बरसात हो जाती है, किसी जगह पे बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, किसी जगह पे सालों तक सूखा पड़ा रहता है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का ही एग्जाम्पल है। इजिप्ट के शर्म अल शेख में COP27 जो हुआ है उसे इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। तो इजिप्ट के शर्म अल शेख में जो COP हुआ है COP27, उसमें अभी तक तो ये काफी बेनिफिशियल रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा है और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया, USA, रसिया, चाइना, जर्मनी, ये सभी मिलकर सामने आए हैं और ये सभी आपस में काम करने की बात कर रहे हैं। जो COP27 जो हो रहा है इसमें लगभग 200 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, डिप्लोमेट्स भी हैं और कई देशों के प्राइम मिनिस्टर और PM भी, कई देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी हैं। तो जो COP27 इजिप्ट में हुआ है, तो इसमें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले कि काफी देर हो जाए, इससे पहले कि हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएं, तो सभी देशों को ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और इस पे सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इस पर ऋषि सुनाक ने भी कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज को साथ में आके डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इंडिया ने भी यहाँ पे अपने स्टैंड रखा कि हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, USA, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और जो इन्होंने अपना वादा करा था कि $100 बिलियन देने का, उस वादे को पूरा करना चाहिए ताकि हम जो है वो क्लाइमेट चेंज को झेल सकें, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर सकें, ढाल सकें। इस क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हो रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री शुरुआत होती है 1992 से। 1992 में यह सबसे पहले समझा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्लाइमेट चेंज को भी प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करके रखना, क्लाइमेट को भी बचा के रखना जरूरी है। और यह संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण दुनिया के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से 1992 में एक मीटिंग होती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में एक एग्रीमेंट को अडॉप्ट करा जाता है जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इस एग्रीमेंट को 1992 की जो मीटिंग होती है उसमें अडॉप्ट करा जाता है। और ये जो एग्रीमेंट है ये 1994 में, इसके 2 साल बाद से फोर्स में लेके आया जाता है। यानी 1994 में ये अप्लाई हो जाता है, ये फोर्स में आ जाता है। और उसके बाद से 1995 में, 1995 में पहली COP होती है, यानी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995 में होती है, जो कि जर्मनी के बर्लिन में होती है। और इस COP में ये ध्यान में रखा जाता है कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर सकें, कैसे डेवलप्ड कंट्रीज काम कर सके, कैसे हम आपस में कोई सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, कैसे निकाल सके। यानी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 1995 में हुई थी और ये जर्मनी में हुई थी। 1995 से अब तक 2022 तक 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गई है। और इन 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रही है वो रही है, एक तो COP3 जो कि 1997 में हुई थी। और इस COP3 में हमने क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्ट करा था। क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो बाइंडिंग एग्रीमेंट था। इसमें क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने आप को पहली बार बाउंड करा कि हम अपने आप को, हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है
उसकी तरफ फोकस करेंगे और हम जो है वो नेट जीरो की तरफ ध्यान देंगे। कोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे ग्रीन हाउस गैस है उसे एमिट करने पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट माना जाता है। इसके बाद से जो अगला कोप था जिसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वो फ्रांस का कोप, वो पेरिस का कोप माना जाता है जो कि कोप 21 कहा जाता है, जो कि 2015 में हुआ था पेरिस में। इसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। तो इसमें भी डेवलप्ड कंट्रीज ने जो अपने आप को माना था कि हमें कहीं ना कहीं ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, और क्योंकि हम ज्यादा डेवलप्ड हैं, हमारे पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए हमें डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी है। उसके बाद से ये कोप 27 हो रहा है जो कि इजिप्ट में हो रहा है। तो इसमें भी डेवलप्ड कंट्रीज ने एक बार फिर से एक्सेप्ट करा है कि हम कहीं ना कहीं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हैं, और ये एक बार फिर से अपने उस वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम $100 बिलियन जो कि प्रॉमिस करा गया था 2008 के कोप में, वो भी देने की बात कही है उन्होंने। यानी ये पहला ब्रेक थ्रू है, पहला सक्सेसफुल इवेंट है जिसमें फिर से इन्होंने जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो मान गए हैं जो फाइनेंस करने के लिए। जो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है क्लाइमेट से रिलेटेड या फिर, तो इसमें होता क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें जो प्रॉब्लम पहली आती है वो फाइनेंस से रिलेटेड आती है कि आखिर इसमें इतने ज्यादा पैसे हैं तो कौन पैसे देगा और हम क्यों ही दे पैसे। डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा नहीं चाहते हैं पैसे देना। डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज है, इन्होंने इतिहास में पास्ट में काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करा है और इसीलिए ये डेवलप्ड हुए भी हैं। और क्योंकि हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो हम तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट करना वो हमारा अभी राइट होना चाहिए, जब तक हम डेवलप ना बढ़ जाए या जब तक हमारी जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियलाइज ना बन जाए। तो जो पहली प्रॉब्लम इसमें रहती है वो फाइनेंस रिलेटेड रहती है, जो कि हमने देखा कि कोप 27 में अब इस फाइनेंस वाली प्रॉब्लम को फिर से डील करा गया है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, जर्मनी, ये सब मान गए हैं फिर से अपना पेमेंट देने के लिए। यहाँ पे जो पेमेंट की बात हुई है हमेशा वो $100 बिलियन एनुअली की बात हुई है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे हर साल। इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है वो नेट कार्बन जीरो से, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने टारगेट को बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं रख रहे हैं। जो उनका रोल है इसमें यहाँ पे वो रिलेक्टेंट दिख रहे हैं, वो इन टारगेट को फॉलो करने में इतने इच्छुक भी नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है इससे ये कम इफेक्ट होंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ज्यादा इफेक्ट होंगी। तीसरा है इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज हैं तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को भी तैयार नहीं है, कि उन्हीं की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं जो बहुत तेजी से हो रहा है। तो जो पहले 200 साल पहले, 100 साल पहले जो कि वो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल चुके हैं, तो जब उन्होंने पहले ही काम कर चुका है, पहले उनका देश जो है वो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, तो इन्हें कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। तो हमने देखा कि कोप 27 में इन्होंने फाइनेंस पे एग्रीमेंट हुआ है, ये नेट कार्बन जीरो पे भी एग्रीमेंट कर रहे हैं और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोप 27 है इसे इम्प्लीमेंटेशन कोप भी कहा गया है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन कोप है, ये जो नाम जो दिया गया इम्प्लीमेंटेशन कोप, वो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है नाम। अब हम देखते हैं कि इसका आखिर वे अहेड क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन निकलेगा अभी कि नहीं निकलेगा। तो जो कोप के एग्रीमेंट होते हैं, जो कोप में जो बातें कही जाती है वो कहीं ना कहीं बाइंडिंग नहीं होती हैं। अगर इन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस करा है कि $100 बिलियन देने का, तो कहीं ना कहीं वो आगे फिर से मुकर सकते हैं, आगे फिर से रिलक्टेंट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वो अकेले इस दुनिया पे नहीं है, वो अकेले इस पृथ्वी पे नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज भी है। तो उन्हें की कहीं ना कहीं ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने इस कर्तव्य इसको समझे और फाइनेंस में हेल्प करे, वो नेट जीरो में हेल्प करे, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और जब तक डेवलप्ड कंट्रीज इन चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे तब तक इसमें कोई सुधार नहीं लाया जा सकता है। और इससे में इंडिया ने भी अपना रेस्पॉन्स रखा है कि कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएसए और जर्मनी और फ्रांस, इन लोगों को साथ में आने की जरूरत है, इन लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत है, इन्हें फाइनेंस नहीं रोकना चाहिए और इन्हें हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ये था कोप 27 के बारे में। थैंक यू।